अगर आपने उस तरफ जाना है तो फिर आपको ये कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बाजिब भाई, अगर जैसे अभी आपने 160 170 वाली बात की है, अभी अगर हम हाल ही में जो एशिया कप की हमें मिसाल मिलती है, यूएई में कंडीशंस तो 160 170 वाली थी, वहां पे भी अनफॉर्चुनेटली हम नहीं परफॉर्म कर पाए, हमने स्ट्रगल किया वहां पे। अनफॉर्चुनेटली जो 3 मैचेस हमने जो सुपर संडेज गुजारे इंडिया के खिलाफ, छोटी टीमों को हरा के हम सोचते हैं कि हम अच्छा खेल रहे हैं। अभी उस दिन आपने कल प्रोग्राम में जो बात की थी, आपने कहा जी अभी हम एक मैच जीतेंगे तो ये सारी पिछली बातें जो हैं ये डस्टबिन में चली जाएंगी। अब यहाँ से हमने कैरी फॉरवर्ड भी तो करना है ना। आप सीरीज जीतेंगे तो अभी सीरीज अगर हम एक दो घंटे एक टाइम आउट हो गया बाय द वे, 1-2 घंटे में आप मैच जीत जाते हैं तो आप फिर अपना ट्विटर खोल लेना, हर कोई कॉन्ग्रेचुलेट करेगा कि जी व्हाट क्या बात, क्या कमबैक। तो वो सारा कुछ जो है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे फिर बैकग्राउंड में चले जाते हैं ना। ये तो अलमिया है। दूसरा जो आपने बात की ना, हाई क्वालिटी, मतलब ठीक है, हाई क्वालिटी स्पिन के खिलाफ अब आपको बहुत बड़ा मसला है। ये पहले नहीं होता था। ट्रू, पहले नहीं था पाक से, इवन मतलब 5, 7, 8, 10 साल पहले इतना नहीं था, अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो हाई क्वालिटी स्पिन के खिलाफ भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और जहाँ बॉल सीम भी हो रहा है या स्विंग हो रहा है वहाँ भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फिर कोई इनहेरेंट मसला है, ये बाहर से मसला नहीं है, इनहेरेंट मसला है। तो वो जो प्लेयर्स हैं, अब इसमें इसकी और डिटेल मेरे से तो आप ये खुलवाते रहेंगे, मैं खोलता रहूँगा। आप चाह रहे हैं कि प्रोग्राम आ जाए, 1 घंटा किसी तरह गुजर जाए, यही खुलवाते जा रहे हैं ना। आप जो प्लेयर्स ऑफ स्पिन बता दें पिछले अभी रिसेंट पास में, कि आपके सबसे अच्छे प्लेयर्स ऑफ स्पिन कौन से आए? मेरा नहीं ख्याल कि हम नाम भी ले सकते हैं कि कोई आया। ना शोएब मलिक, हाँ जी, हफीज ठीक खेलता था स्पिनर को, शोएब मलिक खेलता था। उससे पहले चले जाए मिसबा, यूनुस, सरफराज, इनका फर्स्ट क्लास कब का डेब्यू है। ये प्री 2000 के हैं सारे। ट्रू, सरफराज शायद थोड़ा सा बाद में, लेकिन ये प्री 2000 के हैं। तब पिचेस और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी वो और किस्म की थी। ये 2002 में जाके ना ये सारा कुछ इन्होंने पिचेस चेंज की कि नहीं जी घास वाली पिचेस होनी, फलाना होना चाहिए। तो वो जो प्लेयर थे उससे पहले, अच्छा उस 2001 से प्रीवियस जितने भी आप प्लेयर ले जाएं, कोई भी प्लेयर का नाम उठाएं, किसी को स्पिनर का प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्लेयर का नाम। सही बात है। तो अब क्यों है जी? वो पिचेस आपने खराब की तो फिर प्रॉब्लम तो इनहेरेंट हो गया ना। तो जब आपने फर्स्ट क्लास की पिचेस खराब की, घास छोड़ दो जी, पाकिस्तान में घास कहाँ होते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया वाले कहें कि जी हमने टर्निंग ट्रैक्स बनाने, बन सकते हैं? मुश्किल है, बिल्कुल। इंडिया वाले कहेंगे जी हमने पर्थ वाली पिचेस बनानी, ऐसे बाउंस जाए, हो सकता, मुश्किल। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमने इंग्लैंड वाली पिचेस बनानी। हम तो मिट्टी भी ऑस्ट्रेलिया से मंगवा लेते हैं ना। फिर क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई। फिर इंग्लैंड वाले कहेंगे जी हमने ऐसी पिचेस बनानी है जहाँ पे, इन्होंने बैटिंग पिचेस तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसी पिचेस बनानी है जहाँ पे ना बॉल पहले दिन से टर्न हो। नहीं हो सकता ना। ट्रू। तो पाकिस्तान की मिट्टी और है, सबकी मिट्टी। ये तो मतलब आप अब कुदरत से तो नहीं लड़ सकते ना। कुदरत के निजाम से कुदरत का निजाम तो चलता है, लेकिन कुदरत से मैं वही कह रही हूँ, निजाम से नहीं लड़ सकते। तो अगर आप पिचेस अपनी खराब करोगे तो फिर प्लेयर्स खराब होंगे। अब यही पिचेस थी जो आपके जो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे, वो पाकिस्तान की मिट्टी की पिचेस थी, जो कि अच्छी बैटिंग पिचेस होती थी, जहाँ पे उन्होंने क्रिकेट सीखी और जहाँ पे स्पिनर भी खेलना है, फास्ट बॉलर भी खेलने आए। लेकिन जब आपने वो जी घास छोड़ दो और 2-2, 2.5 दिन में फर्स्ट क्लास मैच खत्म हो जाए, वो 10 साल आपकी, मतलब 8 के 10 साल दुनिया में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी उसकी फर्स्ट इनिंग्स एवरेज रन सबसे कम थे। और पाकिस्तान को वो कहते थे यार पाकिस्तान तो बड़ी बैटिंग फ्रेंडली है। बैटिंग फ्रेंडली टेस्ट मैच में होती थी, फर्स्ट क्लास में नहीं। तो वहां से आपने प्लेयर खराब किए। उसके बाद आपको अब स्पिनर का, वो यहाँ बैठे लोग कहते रहते हैं उंगली नहीं समझ आता, क्यों नहीं होता, ये नहीं होता भाई। स्पिनर, जब आपने स्पिनर के खिलाफ बैटिंग नहीं करनी, जब कीपर ने आगे खड़े होकर कीपिंग नहीं करनी, तो डेवलपमेंट कैसे होगी? एग्जैक्टली। और जहां आप डेवलपमेंट की बात करें, मेरा ख्याल है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि पहले हम उस्मान से कीपिंग कराते हैं, आज हम साहिबजादा से भी कीपिंग कराते हैं। मैं इस तरफ आता हूँ, इसमें बात करेंगे। लेकिन ये जो अभी बाजी भाई ने मैडम से ना बात की स्पिन टू विन वाली, अब अनफॉर्चुनेटली आपको इस तरह की कोई तैयारी करनी पड़ती है जिसके लिए हमारे प्लेयर्स भी तैयार नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली ये हम रिसेंट टाइम्स में एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देखें तो दी
the scale or the quality of the player that we are producing as of now is not at par with how international players are. अगर आज हमें लगता है ये साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद कि यार वी फिगर्ड आउट द फार्मूला कि यार अब हमें अपने मेन स्टे बॉलर्स खिलाने हैं, हम ऑलराउंडर्स के ऊपर ज्यादा नहीं रिलाई करेंगे, विल मेक श्योर कि यार जो पहले बात करते ना सब, शोएब भाई ने बात की, बाजी भाई ने की, आपने भी की, हाउ डू यू थिंक वी नीड टू गो अहेड विद दिस? क्योंकि अगर हम बांग्लादेश सीरीज को लें, सलमान ने तब भी आउट किए थे, फखर को अभी हमने फिर बाहर बिठा दिया, बाबर को हमने बाहर बिठा दिया, अब हम उसको ले, बाबर की भी हम बात करेंगे, कंग्रेचुलेट करना चाहिए उसको, बट ऐसा लगता नहीं है कि हम एक यूनिट चला रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम रोज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखिए वो तो है, और मसला ये कि वही हम रिजल्ट ओरिएंटेड है ना। अब हम 2 मैच जीत के कहेंगे सीरीज जीत गए तो हमारे फैसले दुरुस्त हो गए, ऐसा होता नहीं है। मैं अभी कल हमने बहुत आउटस्टैंडिंग मैचेस देखे, वुमेन्स क्रिकेट की भी मैं ज़रूर इधर थोड़ी सी बात करूंगी कि आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया फाइनल में पहुंच गए, पहली दफ़ा ऐसा होगा। तो मैं सिर्फ प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगी कि अभी इंडिया की टीम जो थी, लड़कियों की टीम, वो वर्ल्ड कप से पहले 3 मैच ऑस्ट्रेलिया से तो खेलती है, उनके अपने कंडीशंस में वनडे सीरीज़ खेलती है। उससे पहले वो एक फुल फ्लेज सीरीज़ खेलने जाते हैं इंग्लैंड, एग्जैक्टली उसी टाइम पर जिसमें अगले साल 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, एग्जैक्टली उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर जिसमें T20 वर्ल्ड कप के सारे मैच होंगे। सो दुनिया में टीम्स, चाहे वो लड़कियों की हो चाहे वो लड़कों की, उनकी प्लानिंग 2-2, 3-3 साल पहले की प्लानिंग होती है, और वो अपने प्लेयर्स को उसी जगह पे, उसी ग्राउंड्स के अंदर, उन्हीं टाइम पे भी, आप इंग्लैंड में किसी एक ग्राउंड पे फरवरी में खेले और उसी ग्राउंड पे आप जाके जून और जुलाई में खेले, बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस होंगी, डिफरेंट प्लेयर्स वहाँ पर सक्सेसफुल होंगे। सो दुनिया तैयारी ऐसी करती है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली कुछ हम लोगों के वैसी प्लानिंग बहुत हमारी शॉर्ट टर्म होती है, एक एक सीरीज़ के हिसाब से प्लानिंग होती है, फिर हमारी प्लानिंग जो की भी होती है, अब जैसे अफगानिस्तान ने पुल आउट कर लिया, वो एक आपको अब देखना पड़ेगा कि आप चाह रहे थे कि आप तगड़ी टीमों से खेलें, अब आपको फिर एक जिम्बाब्वे आ गया उसमें। तो ये आपकी कुछ ये भी इश्यूज़ हैं जो एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं, और कुछ इंटरनली जब हम प्लानिंग करने बैठते हैं वो बहुत इशू। और तीसरी चीज़ जो बाजिद भाई ने जिक्र किया कि जब हम लोग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का भी जो रूट कॉज है वो यही है कि उसके अंदर चेंजेस इतनी रैपिड है कि दुनिया में किसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर इतनी रैपिड चेंजेस देखी। उनका बॉलिंग करना, या जो जिसको भी आप नंबर 7 नंबर 8 पे एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस क्वालिटी का आपके पास ऑलराउंडर है। क्या आप उसको हर पिच के ऊपर हर तरह की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? नवाज़ ने तो अपने आप को काफ़ी हद तक साबित कर दिया है। अब फ़हीम का थोड़ा सा जो फ्लैटर पिचेज हैं उसके ऊपर बॉलिंग अभी भी टेस्ट होने वाली है। अदरवाइज जहाँ पे थोड़ा सा आपको असिस्टेंस मिल रही है, फ़हीम अच्छी बॉलिंग कर रहा है। फ़हीम अच्छी बॉलिंग कर रही है। अब ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाजिद भाई, आपको भी शामिल करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब हमें पिच से असिस्टेंस मिलती है तब हमारे बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर ना असिस्टेंस मिले हमें पिच से, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमने अपने बॉलर्स को फेल होते हुए भी देखा है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाता। सो डू यू थिंक अब जब तक हमारे पास पिच हमें असिस्टेंस देती रहेगी तब तक हमारे बॉलर्स परफॉर्म करेंगे, या डू यू थिंक हमारे बॉलर्स को पता है कि यार किस मौके पे पिच को कैसे रीड करके कौन सी लेंथ के ऊपर कब बॉल करानी है, कब खिंचा हुआ कराना है, कब कटर कराना है, कब शॉर्टर वन कराना है? ये आपने सवाल जो किया है इसका मैं पहले पिछले उसमें जवाब में आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान 160 पे जहाँ पे स्कोर होता है वहाँ पे बहुत डेंजरस टीम है। इससे ऊपर जब बात जाती है, हम मतलब पिछले 5, 7, 10 साल से यही बात करें, उससे ऊपर जब बात जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो फिर ये स्ट्राइक रेट्स की बात होती है, बैटिंग की बात होती है, बट आप अभी तक जितना मर्जी आप उसको कर लें, आप अभी तक वो बैटिंग लाइनअप प्रोड्यूस नहीं कर पाए। चाहे वो आप रिजवान बाबर कप्तान था तो आप कंसिस्टेंटली 200 चेस करना, वो हमेशा आपको लगता था कि प्रॉब्लम है, और वो या चेस करना या सेट करना, वो हमेशा आपको, वो कप्तान आगे यही कहता है 20 रन शॉट। क्योंकि बैटिंग पे जब बात आ जाती है, पावर हिटिंग या उस तरह की बैटिंग करना T20 में पाकिस्तान लैक कर रहा है। बॉलिंग पे अगर मुश्किल पिच है, 160, 150, 160 वाला पिच है, वहाँ पे पाकिस्तान जैसी टीम ही कोई नहीं, क्योंकि बैटिंग भी आपकी ट्रेडिशनल टाइप, मतलब उस सर्फेसेस पे वो निकाल लेते हैं। बॉलिंग फिर आपको एज देती है। तो ये तो कब से चल रहा है। इसको चेंज करने की कोशिश हो रही थी, हुई भी, अभी भी हो रही है कि इसको चेंज किया जाए, लेकिन वो होके नहीं दे रही। वो होके शायद अगेन मैं बार मैं कैसे जैसे ब्रोकन रिकॉर्ड होता है, बार रिपीट करता हूँ अपने आप को इस शो में। आपको तो पता नहीं, मेरा एक फिल्म लगा लिया करें जो मैं रिपीट करता हूँ। जो आपको अगर इस किस्म के प्लेयर चाहिए तो फिर आपने नीचे ये सारा जो मामला है सारा सेटल करना है। मामला ऐसे सेटल करना है कि सबसे बड़ा जो एग्जांपल है
वो बार बार मैं कोट करता हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल है इंग्लैंड का। इंग्लैंड जब ऑस्ट्रेलिया में हारता है उसके बाद मॉर्गन और उनका फिर ट्रेवल बेलिस शायद उनका कोच आता है, उनका अक्रॉस द बोर्ड फैसला होता है कि वाइट बॉल क्रिकेट अब हम ऐसे खेलेंगे। लेकिन उसमें आप ये देखें उनका कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुआ। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास शेड्यूल में, काउंटी स्केड्यूल में, जब सबसे अच्छा टाइम होता है, मतलब जून जुलाई कर लें, जब पिचेस ड्राई हो जाती हैं, जब सबसे अच्छा टाइम होता है बैटिंग के लिए, उस टाइम उन्होंने वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट को तरजीह दी। काउंटी क्रिकेट का जो था मतलब वो उनको काउंटी क्रिकेट को शुरू सीजन में कर दिया और एंड सीजन में कर दिया, तो उसमें उनकी रेड बॉल क्रिकेट सफ़र की। बट जो सारा प्लान था 4 साल का कि हम ऐसे खेलेंगे, ऐसे प्लेयर हमें चाहिए और इन्हीं प्लेयर्स को हम अगर इसी तरह कोई खेलेगा तो उसको हम आगे लेके जाएंगे। उन्होंने एयरमार्क किए प्लेयर्स कि ये हमारे पास प्लेयर्स हैं, बट उन्होंने फैसिलिटेट ये किया कि जब वनडे क्रिकेट हो रही है या T20 क्रिकेट हो रही है तो पिचेस ऐसी बनाई गई कि वहाँ पे वो जो हम कह रहे हैं अल्ट्रा अग्रेसिव क्रिकेट, वो खेलने के लिए वो पॉसिबल हों। ये ना होए कि जी हाँ जी हम अप्रैल में खेल रहे हैं जहाँ पे बॉल सीम भी कर रहा है, स्विंग भी कर रहा है, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा और आप कह रहे हैं कि जी हम 200 करके दो 20 ओवर में, वो नहीं उन्होंने किया। ठीक है। तो ये जो सारा अगर आपने करना है कि जी आपने अल्ट्रा अग्रेसिव बैटर्स प्रोड्यूस करने हैं और उस तरह की क्रिकेट खेलें, तो फिर आपको वो प्लेटफॉर्म भी देना पड़ेगा। पता नहीं किस तरफ अगर बाबर को अगर आप बाबर को खिलाते हैं तो बाबर को फिर बाबर की जगह पे खिलाएं, नहीं बाबर की जगह पे खिलाएं और उसको बाबर की तरह खेलने दें जी। ये नहीं आप कहें कि जी आपने पावर हिटिंग करनी है या आपने मतलब जो ये कंफर्ट जोन की बात कर रही है। अगर आप फॉर इंस्टेंस अगर केन विलियमसन खेलता है T20 तो उसको तो ये तो नहीं कहते कि यार तू निकल के मार या स्ट्राइक रेट अपना इतना कर जा, वो उसको उस जोन में खेलने, क्योंकि एक प्लेयर आप अफोर्ड कर सकते हो। स्पेशली एशिया में तो आप बल्कि इस तरह के तो 2 प्लेयर अफोर्ड कर सकते हो एशियन कंडीशंस में, जहाँ पे 160-70 या 180 है, वहाँ पे तो बाबर तो आपका मतलब बैकबोन बनता है, तो उसके अराउंड सारे बैटिंग करें। अगर 2 प्लेयर ऐसे, स्पेशली जब आप बाहर जाते हैं, जब 2 प्लेयर ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं भी, आपने दिखाई तो स्ट्राइक रेट से 128 बाबर की थी, 125 रिजवान की थी। अब अगर 2 प्लेयर ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम होता है कि यार 6 में ये 2 प्लेयर हैं, इनको कैसे हम कहाँ पे खिलाएं। अगर वो इकट्ठे खेलते रहेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट अगर आप बात करते हैं कि यार बाबर आजम T20 क्रिकेट खेल रहा है तो फिर उसको T20 क्रिकेट बाबर आजम के तरीके से खेलने, जिस तरह वो कन्वेंशनल खेलता है। अगर आप उसको कहेंगे कि नहीं यार हर दूसरे तीसरे बॉल पे तू चांस ले, या आप स्ट्राइक रेट अपनी 140-150 तक लेके जाएं और वो करें, तो फिर उसको खिलाना बेमकसद है। फिर वो आप ख़राब कर रहे हैं उसको भी और अपनी भी टीम को भी। तो बाबर का खेलना टॉप ऑफ द ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। प्लस एशिया में ही वर्ल्ड कप है, उसमें आपने देखना है, आपने एशिया कप में देख लिया था, श्रीलंका में वर्ल्ड कप है, उसमें आपको देखना है कि एक क्लास प्लेयर जो है, जो स्पिनर भी ठीक खेलता है, जो फास्ट बॉलर भी पावर प्ले में मतलब छक्के नहीं मारता लेकिन वो चौकों से काफ़ी रन बना लेता है, तो वो आपकी ज़रूरत है। क्योंकि बाकी ठीक है, बाकी आप रख लें पावर हिटर्स, बाकी रखें आप प्लेयर्स, रोल डिफाइन करें ना, पर बाबर के अराउंड वो बैटिंग करें तो फिर जाके, अगर वैसे एशियन कंडीशंस में एक बैटर ऐसा होता है जो लंबा खेलता है, बाकी उसके राउंड खेलते हैं नॉर्मली, तो वो जाके फिर 180, 170, 80 होते हैं। अगर आपके पास 3-4 ऐसे प्लेयर हैं या 5-6 ऐसे प्लेयर हैं जो कि तीनों चारों गेम्स कर लेते हैं, एज इन रोक भी सकते हैं, बिल्ड भी कर सकते हैं और मार भी सकते हैं, जो कि आइडियल प्लेयर तो वही है। अगर आपके पास ऐसे क्वालिटी के 3-4-5 प्लेयर हैं तो फिर उनको खिलाएं। अगर ऐसे नहीं है तो देन यू हैव टू मतलब एग्जैक्टली। और यहाँ पे बाजी भाई एक और भी बात मैं शामिल करना चाहता हूँ, वो ये है कि 123 इनिंग्स में इन्होंने 4234 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 39.57, स्ट्राइक रेट ऑफ 128, 3 सेंचुरी है और निस सेंचुरी 36 है जो सबसे ज्यादा है। अगर हम ये बात करते हैं या इन स्टैट्स को हम सामने रखें, इससे ज्यादा और आपने क्या तेज कराना, सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं विद दिस एवरेज एंड विद दिस स्ट्राइक रेट, सबसे ज्यादा निस सेंचुरी उनकी है। इससे ज्यादा और क्या तेज आप खिलाना चाहते हैं बाबर आजम को? देखिए बात दोबारा मैं वहीं पे लेके जाऊंगी कि जब बाबर और रिजवान दोनों एज ओपनर्स खेलते थे तब स्लो, क्योंकि स्ट्राइक रेट कैलकुलेट होता है एट द एंड ऑफ द इनिंग्स। आपकी इनिंग्स का एंड कहाँ पे हुआ, आपने 40 बॉलों पे 60 कर दिया, पर जहां पर आप 20 बॉलों पे 20 पे खड़े हैं पावर प्ले के अंदर, वो चीज कैलकुलेट नहीं होगी एट द
अगर आपने उसको लंबा लेके चले गए तो स्ट्राइक रेट को आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये एट द एंड ऑफ द इनिंग्स होता है, तो तब तक जब इनका फ्लो बन जाता है तो स्ट्राइक रेट को पर्सनली ये बेहतर कर सकते थे। एक चीज़ जो आई थिंक हमारी आवाम को, हमारे बोर्ड को, हमारे सेलेक्टर्स को समझनी चाहिए, जो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर उसकी समझ कम देखी है, और वो ये है कि जब प्लेयर सीनियर होता जाता है, ये हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा है, हम उस वक्त इक्वालिटी के ऊपर बड़ा आ जाते हैं जी, जूनियर सीनियर में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जूनियर सीनियर में एक फ़र्क होगा, उनकी ट्रीट करने में थोड़ा सा फ़र्क होगा। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, आप सीईओ या डायरेक्टर लेवल पर जाते हैं, आपके पर्क्स फ़र्क हो जाते हैं। हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली ये हमें अपने हीरोज़ को ट्रीट करना नहीं आया, और ये हमें समझना पड़ेगा। आज विराट कोहली अगर चले गए हैं ना इंग्लैंड, तो उनको कोई नहीं कहता कि तुमने हर नेट प्रैक्टिस पे वापस आना है। वो उन पे ट्रस्ट करते हैं कि भाई ये बंदे को अपनी फिटनेस का पता है, इसको अपने प्रैक्टिस का पता है, ये वो वहाँ करेगा, टीम जिस वक्त जा रही होगी उससे इतने दिन पहले आपने वहाँ पर आ जाना है। ऐसा नहीं होता कि आपको कहेंगे जी रोज़ आपने एकेडमी आना है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि जब आप एक प्लेयर सीनियर हो जाता है, आपको उसको थोड़ी सी उस तरह से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि ही हैज़ अर्नड और शी हैज़ अर्नड दैट प्लेस। मैं ये नहीं कह रही कि आप टीम के कल्चर को खराब करें, पर इन दो चीजों में डिस्टिंग्विश जरूर करें। इट्स स्टिल डिबेटेबल मैडम। मैं बाजी भाई की भी राय इसमें शामिल करना चाहूंगा कि बाजी भाई इस बारे में क्या सोचते हैं कि जब सीनियर हो जाए तो आप ना कहें उसको कि आप भाई आप आके डोमेस्टिक भी खेलो या डोमेस्टिक खेल, मैं डोमेस्टिक खत्म नहीं कह रही कि आप डोमेस्टिक मत खेलें, डोमेस्टिक आप खेलें, बट लेट द प्लेयर ऑल्सो हैव अ से कि वो उसकी गेम, जैसे आज बाजिद भाई बात करें ना कि बाबर आजम को T20 बाबर आजम के लिए ही खेलने दें। क्या आप जो प्लेयर पहले 10 मैच खेल रहे हैं अपने लिए, क्या आप उसको उसी जगह पर शुरू कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज बाबर आजम हैज़ अर्न दैट प्लेस, उन्होंने बार बार वो करके दिखाया, तो हम उनके लिए ये बात करें। हर प्लेयर को हम ये एज नहीं दे सकते कि वो आगे पहले जी अपना स्ट्राइक रेट 100 के हिसाब से रखे पहली 40 बॉलों पे और उसके बाद फिर वो जो भी करे, ऐसा नहीं होता। आपको डिफरेंट प्लेयर्स को उनके कैलिबर के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंटली देखना पड़ेगा, और जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं कि हम उनके क्रिकेटिंग मेरिट के ऊपर और क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर वो थोड़ा सा डिफरेंस ला रहे, तब तक हम अपने प्लेयरों के खुद ही पीछे पड़े रहेंगे और हम उनको खुद ही तोड़ते रहेंगे और हम उनको सुपरस्टार्स नहीं। लेकिन फिर ऐसे भी तो नहीं हो सकता ना। वैसे सवाल ये है कि आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बताया, तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम कब सीनियर होंगे? आप सीनियर मोस्ट हैं। आपको कौन सी कुर्सी चाहिए ये बताएं। नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीनियर ऐसे है ना कि एक ही हम जॉब कितनी देर से कर रहे हैं, तो थोड़ा मतलब बाकी लोग आपस में सीनियर जूनियर कर लेते हैं। पास से ऐसे लोग आते हैं ठग करके एक मैं आज आपको मैं सीनियर कर देता हूँ ना, कल परसों आप मुझे सीनियर कर देते, आपस में खुश रहेंगे, मैं आपको खुश करूंगा। आप लाइन में लगे रहे तो आप जाएंगे नहीं ना, वो नहीं, तो हमें ऐसे दूसरे मतलब दूसरा चैनल ऐसे अच्छा, ये जो सीनियर वाली बात हो रही है, कहीं और जाके फिर वापस आए तो फिर सीनियर हो। मुझे ये बताइए आज शो देख कौन कौन रहा है? काफी लोग देख रहे हैं और हम तीनों सुनेंगे। अच्छा बाजी भाई ये बताएं कि ये जो बात इन्होंने की इसमें देखिए कुछ हकीकत भी है, वो ये कि अगर बाबर और रिजवान पहले 10 ओवर बैटिंग करते थे, हमने बहुत ज्यादा इसको डिबेट किया और वो खेलते थे 110 120 के स्ट्राइक रेट पे। उसके बाद हम जब नीचे आने वाले बैटर्स थे उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि वो 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलें। अब ये भी तो नहीं हो सकता ना, फिर देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस इन बिटवीन कि यार आप ऊपर से अच्छा स्टार्ट करोगे, हम उसको कैरी कर सकते हैं। अब आप खेलोगे 100 के स्ट्राइक रेट पे, 110 के स्ट्राइक रेट पे, अगले से आप डिमांड करोगे आप 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलो, ये भी मुश्किल है। देखिए स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में ना, ये एक जो मिथ है या थियरी है कि जी बाद में कवर हो जाएगा, बॉलें जो निकल गई वो निकल गई बस, वो बाद में वो आपको 120 बॉलें नहीं मिलेंगी, वो आपको 60 बॉलें ही मिलेंगी। जो बॉलें जो निकल गई वो निकल गई। स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में बड़ा प्रॉब्लम है ना ये कि आप अगर थोड़ा बिल्ड करते हो या थोड़ा अपने टाइम लेते हो T20 में ऑन गुड पिचेस, तो फिर अमूमन यही होता है कि आप एंड में आप 10 15 20 रन आप शॉर्ट ही रहते हो, क्योंकि अगली टीम को तो पता है कितना स्कोर करना है और वो उस हिसाब से खेलते हैं। तो वो इशू तो तब भी यही था। अगर तो इस फॉर्मूले से मसला ये है कि सब चीज़ डिफाइन होती है ट्रॉफी से, ICC ट्रॉफी से। अगर इस फॉर्मूले से आप 1-2 ट्रॉफियां जीत जाते हैं तो हम कोई किसी को कोई डाउट ना होता। लेकिन अगर ये जैसे ये तरीक़ेकार अगर आप 4 साल खेल रहे हैं और उसमें आपको कैबिनेट में कोई ट्रॉफी नहीं है, तो फिर वो तरीक़ेकार चेंज करना पड़ेगा। अब तरीक़ेकार चेंज करने का मतलब, और ये तो एक्सट्रीम केस है कि नहीं यार 6 के 6 ऐसे फुटबॉल की टीम हो, क्रिकेट की टीम हो, 11 बंदे सिमिलर नहीं हो सकते। अगर आपने 6 बैटर
खिलाने हैं तो वो सिमिलर बैटिंग नहीं कर सकते, चाहे वो अल्ट्रा अग्रेसिव हो, चाहे वो मतलब ट्रेडिशनल प्लेयर्स हो। तो वो बीच में आपको एक प्लेयर या दो प्लेयर, अगर आपकी टीम जैसे फॉर इंस्टेंस अब एग्जांपल बेसबॉल की ले लें, बेसबॉल जब से शुरू हुई है, टेस्ट मैच क्रिकेट की अब मैं बात करूं, बेसबॉल जब से शुरू हुई है तो इंग्लैंड सिर्फ वो टेस्ट मैच जीता है जहां पर जो रूट रन्स करता है। और ये अब थियरी ये है कि वो जी तेज बहुत खेलते हैं, ठीक है बहुत तेज खेलते हैं, लेकिन अगर जो रूट टेस्ट सीरीज या टेस्ट मैचेस में रन्स ना करे तो इंग्लैंड टेस्ट मैच नहीं जीतता। तो आपके पास एक वो प्लेयर है, गेम ब्रेकर है बीच में। True. तो आप ये नहीं कर सकते कि यार सारे ही चलो जी, नहीं नहीं सब ऐसे, जो रूट इवॉल्व किया है, तेज थोड़ा ज़्यादा खेलता है, बट वो जब रन्स करता है तो इंग्लैंड की सक्सेस रेट में बहुत फर्क पड़ता है। तो इसी तरह हर टीम में ना ऐसे 6 के से सारे एक जैसे खिलाड़ी एक जैसे खिलाड़ी नहीं हो सकते। ग्रेटेस्ट टीम्स में भी सारे 6 के 6 एक जैसे खिलाड़ी नहीं हो सकते। या तो आपके पास, पाकिस्तान के पास ऐसे, मतलब मैंने जब से पाल की आइडियल वनडे मतलब आइडियल T20 प्लेयर्स हों कि जी जो कंसोलिडेट भी कर सकें, जो इनिंग्स बिल्ड भी कर सकते हैं और जो पावर हिटिंग भी कर सकते हैं। ये एक आइडियल, अब तो आइडियल अगर आपने T20 प्लेयर तो वो 360 प्लेयर ये होता है। वो आपके पास 6 हैं नहीं है, आपके पास शायद 2 भी नहीं है, एक मतलब 2 भी नहीं है। तो आपको फिर जो आपने टीम बनानी है उसमें आपको देखना है अपनी लिमिटेशंस के मुताबिक, या उसके मुताबिक टीम बनानी है ना। बाहर से तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट थोड़ी है कि 4 बंदे बाहर से बना लिए, हमने पूरा कर लिया सारा कुछ। और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी आप देख लें कि PSL जब से हो रही है तो आपने जो तेज़ खेलने वाले, जो पावर हिटर्स या जो ओपनर्स जिन्होंने तेज़ रन्स बनाने, वो आप बाहर से ही लेके आते हो। ट्रू। और पाकिस्तान में वो मतलब अब थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन शुरू के 8-9 सीजन आप उठा के देख लें, बाहर से ही आए हैं, बाहर से ही आए हैं। आखिरी सीजन में भी बाहर से ही आए हैं वैसे। तो वो तो इशू है ना। बिल्कुल है इशू। और ये इस इशू के साथ ही जरा अगले इशू भी जोड़ देते हैं जो पाकिस्तान ने ओपनर प्रोड्यूस किया है, जरा उनकी बात करते हैं। क्योंकि लास्ट गेम में तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, मैं साइम के वाले से बात करना चाहता हूँ। और तकरीबन 11 इनिंग्स के बाद जो उनकी एक नेट सेंचुरी हमें नजर आती है। बीच में उनके इन बिटवीन जो है वो 5 डक्स भी हैं। उससे पहले मेरे ख्याल यूएई के खिलाफ उन्होंने 69 रन बनाए थे और आज फिर वो वापस डक पे चले जाते हैं। ये जो इनकंसिस्टेंसी हमारे बैटर्स की ऑन दी होम कंडीशंस, ये मसला क्या है हमारे साथ? पिंडी में खेलते हैं 55 रन से हार जाते हैं, लाहौर में खेलते हैं 9 विकेटों से जीत जाते हैं। मतलब बैलेंस नहीं है कहीं हमारे बीच में। आपके कप्तान इतनी खुशी से कह रहे थे यही तो हम हैं वो तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। देखिए हमें इस अनफॉर्चुनेटली ये तो नज़र आ रहा है आपको कि साइम अयूब की जो T20 में ख़ासतौर पे परफॉर्मेंस है वो इस तरह की कंसिस्टेंट नहीं नज़र आ रही है आपको। एक वो जो 69 की बात आप यूएई के अगेंस्ट कर रहे हैं और उसके बाद आपको एक बड़ा स्कोर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नज़र आता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए T20 में नज़र आए हैं। और वही एक तो प्रेशर की भी बात है, आप एक पावर प्ले का इस्तेमाल आपने करना है, आप अपना टाइम ज़्यादा ले नहीं सकते। और जो जब आपकी एक से 2 मैचेस में इस तरह की अर्ली आप आउट हो जाते हैं, और मुझे ये नज़र भी आता है कि जब आप T20 में पावर प्ले को इस्तेमाल करते हैं उसमें क्लैरिटी ऑफ माइंड बड़ी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि मैंने इस शॉट को नीचे से गैप निकालना है या ऊपर से, एट टाइम्स ये ऐसे भी आउट हुए हैं कि बस शॉट लगा दिया, इसमें ये नज़र नहीं आई क्लैरिटी कि मैंने गैप नीचे से लेना है या बिल्कुल ऊपर से लेना है। ये बहुत छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं जो आपकी जब आप शॉट खेलने जा रहे होते हैं तो आपको पता चलता है। और उसके लिए आपको 2-4 बॉलें बैट के ऊपर देखनी पड़ती हैं इस सोच से कि हाँ मैं ये देखूं कि पिच क्या कर रही है और बॉलर क्या कर रहा है। हम जब ओवर अटैकिंग मोड में जाते हैं और ये बताना चाहते हैं कि मैं इस बॉलर के साथ क्या कर सकता हूँ, वहाँ पर हम बहुत से क्यूज़ उस उधर की कंडीशंस के मिस कर देते हैं। और आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी एक आर्ट है T20 ओपनर का कि उसको 2-3 बॉलों के अंदर अंदर कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह से समझना है। आई थिंक वहाँ पर अभी साइम अयूब का वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है या उसके ऊपर शायद ध्यान नहीं है कि वो अपनी ही सारी शॉट्स वो खेलना चाहते हैं जो वो खेलना। एट टाइम्स हमने देखा है कि बॉल नीचे रह रहा है और वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल रहे हैं। एट टाइम्स बॉल राइज कर रहा है और वो नीचे खेलने जा रहे हैं तो वो बॉल नीचे रहा ही नहीं और वो फील्डर के पास कैच हो गया। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पिच को रीड करना एज एन ओपनर कि उस पर स्कोर कितना होगा, कौन से शॉट्स लगेंगे नहीं लगेंगे, ये डिफ्रेंशिएट करना। और फिर अपने जो रेंज ऑफ शॉट्स हैं उसमें से उन शॉट्स को सिलेक्ट करना कि मैंने इसकी पिच के ऊपर इस बॉलिंग अटैक के ऊपर ये वाले शॉट्स ज़्यादा यूज़ करने। उसमें आई थिंक साइम अयूब अभी आई थिंक ही स्टिल हैज़ टू लर्न अ लॉट। मुझे इसमें थोड़ा एक शक सा है, अब सैम्पल साइज भी काफ़ी हो गया है, लेकिन आपने तो कहा है हमें तो
आपके एक्सपर्ट्स को ज़्यादा क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, वो तो मतलब और लोगों को है। आपने सना पे भी, मेरे पे तो चलें बनता है लेकिन सना पे नहीं बनता। साइम अयूब को आपने ये जो स्टैट सारे बताए, इसमें एक जिसने 69 काम पे किया, वो शारजा में पिच, वहाँ पे बॉल ज़रा आ रहा था बल्ले, जहाँ पे थोड़ा सा बाउंस जहाँ पे बल्ले पे आ रहा है वहाँ पे साइम अयूब स्कोर करता है, क्योंकि साइम अयूब की स्कोरिंग जो एरियाज हैं वो स्क्वायर ऑफ द विकेट और बिहाइंड द विकेट, जैसे नो लुक शॉट या पुल शॉट बिहाइंड स्क्वायर, ये रन्स करता है। ये जब पिचेस जहाँ पे बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा, वहाँ पे आप देख लें, पूरे दुबई में जब गया है इसने स्ट्रगल किया है, जहाँ पे बॉल बल्ले पे नहीं आया इसने स्ट्रगल, क्योंकि सामने मारना पड़ता है। जो ये बैकफुट या स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलता है वो तब उसको चाहिए जहाँ बॉल बल्ले पे आ रहा है, जहाँ ड्यू है, बॉल स्किड कर रहा है, बल्ले पे आ रहा है, वहाँ पे ये बहुत अच्छा खेलता है। तो वो इवॉल्व उसको अपनी गेम को थोड़ा और करना पड़ेगा, जिसमें मतलब जिसमें वो जो इंडिया का कैप्टन है वो भी उसको भी प्रॉब्लम होती है दुबई या इन किस्म की कंडीशंस में, क्योंकि वो भी बॉल की पेस यूज़ करते हैं, और जहाँ पे बॉल कंसिस्टेंटली बाउंस कर रहा हो, पेस यूज़ कर रहा हो, तो फिर वो ठीक रहता है। स्काई की बात कर रहा हूँ। तो साइम अयूब को भी इस वक्त ना कंडीशंस चाहिए जहाँ पे T20 में वो रन्स करे। आई थिंक वनडे में बेहतर प्लेयर है, वनडे में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है तो अपने आप को थोड़ा टाइम ज़्यादा दे देता है, थोड़ा पिच के कस्टम होने, लेकिन इसके भी वो रन्स ऑस्ट्रेलिया में है या इवन साउथ अफ्रीका में है जहाँ पे बॉल बल्ले पे आ रहा है। तो बात भाई, फिर आप वर्ल्ड कप एशिया में खेलने जा रहे हैं जहाँ पिचेस पे ये नहीं होगा, तो आप फखर के ऊपर इसको इवॉल्व नहीं, इसको इवॉल्व मतलब इसमें ये तो नहीं है कि अब ये सारी जिंदगी ऐसे खेलता रहेगा। प्लेयर तो ये बहुत अच्छा है, टैलेंट तो इसमें बहुत है, तो इसको इवॉल्व करना पड़ेगा। और जाहिर है काम हो रहा होगा, हमें क्या पता बिहाइंड द सीन्स क्या काम हो रहा है, लेकिन आपको तो पता होता है, हमें को बताता है ना, हमें कोई लिफ्ट कराता, हमें क्या पता पीछे क्या काम हो रहा हो। लेकिन आप अगर इसके नंबर्स और इसके आउट होने के वाले तरीके अगर आप निकालें तो ये वाजे होता है कि उसको कंडीशंस वो वाली चाहिए जहाँ पे बॉल। और ये पाकिस्तान टीम का अलमिया भी रहा है कि जब तक कंडीशंस हमारा साथ नहीं देती तब फिर पाकिस्तान को डिफिकल्टी होती है। अनफॉर्चुनेटली 35 रन्स के बीच में ही पूरी टीम भी आउट हो जाती है। अब जो दूसरी बात मैं करनी चाहता हूँ, जब साइम के वाले से आपने बात की और काम भी कर रहा होगा, हमारे उस्ताद मोहतरम राशिद लतीफ़ साहब, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, उन्होंने कहा कि बेटा क्रिकेट जो है ना वो एक रन से शुरू होती है। और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ साहिबजादा फरहान साहब की, उनकी डॉट बॉल परसेंटेज इज समवट अराउंड 46%, यानी कि एवरी अदर डिलीवरी दैट ही इज फेसिंग इज अ डॉट बॉल, और वो रन बनाते हैं 4 गेंदों के बाद, 1 रन बनाते हैं, और बाउंड्री लगाते हैं 6 गेंदों के बाद। How do you think Saibzada Farhan needs to kind of work on, rotating the strike more often rather than playing dot balls? देखें, एक तो पावर प्ले के अंदर अगर आप उतनी ही बैटिंग कर रहे हैं, पावर प्ले के अंदर ज़्यादा आप खेल रहे हैं, तो वहाँ पे सिंगल इतना आसानी से होता नहीं है। बट जहाँ पर ये लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं और वहाँ पर भी डॉट बॉल परसेंटेज इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। 46% इज़ फार टू मैनी। इसमें आपको बाउंड्री परसेंटेज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, स्पेशली जब आप पावर प्ले के अंदर बैटिंग करें, क्योंकि अगर आप पावर प्ले में आपके मेजॉरिटी फील्डर अंदर हैं, 8 फील्डर आपके अंदर हैं, तो आपको फिर बाउंड्री परसेंटेज आपकी बहुत बेहतर होनी पड़ेगी, तब जाके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। रिजवान और बाबर का भी यही था कि जिस वक्त वो ओपन कर रहे थे बाउंड्री परसेंटेज उनकी ठीक थी, पर हम जो मैक्सिमम होता था वो बड़े 7-8 ओवर गुजर जाते थे, फिर हम छक्का देखते थे। तो अब हमें ये फ़र्क नज़र आता है कि साहिबजादा फरहान पहला या दूसरा ओवर भी हो, स्पिन का पहली बॉल भी हो, वो मैक्सिमम लेने चले जाते हैं, वो इनकी अच्छी चीज़ है। बट अब इसकी बाउंड्री परसेंटेज को इनको बढ़ाना पड़ेगा, और पावर प्ले खुलने के बाद स्पेशली वहाँ पर अपनी रोटेशन और स्ट्राइक और उन चीज़ों को करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल के अंदर रहते हुए इतना ईजी नहीं होता, जितना तेज़ी से बॉल आता है, सारे फील्डर ऊपर होते हैं, वहाँ पर आपके डॉट बॉल्स जनरली हो जाते हैं। Exactly, I think very wonderfully explained as well. हम जरा एक छोटे वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं, जब वापस आएंगे we'll speak further more about Fahim Ashraf's utility, not just that, Salman Mirza's T20 international career. Don't go anywhere, we'll be right back. Game on it. जब तक वो अच्छे रन नहीं बनाएंगे, मैच विनिंग नॉक नहीं खेलेंगे, वो प्रेशर उनसे ऑफ होगा नहीं। ठीक है। और उसमें फिर आपका फिर वही प्रॉब्लम आ जाता है कि अब हसन नवाज को आप यूटिलाइज कहाँ पे करेंगे, और
किन कंडीशंस में वो आपके लिए बेहतर होंगे। 4 नंबर पे वो अच्छा खेलते नज़र आ रहे थे, बट अब नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पर होंगे। और अगर आप सलमान अली आगा को 4 पे यूज़ नहीं करते, 5 पे यूज़ नहीं करते, फिर उनकी यूटिलिटी क्या रह जाती है। तो अभी बहुत से सवाल हैं, इवन दो आप सीरीज़ जीत भी जाएँ, पर सवाल बहुत से हैं जो T20 वर्ल्ड कप से पहले पहले आपको सोचने हैं, समझने हैं। पर हमने तो देखा है अभी टेस्ट कैप्टन को भी कंसल्टेंट बना दिया गया, तो आई डोंट नो कि इनके साथ अभी आगे हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। बट अभी के लिए तो नज़र यही आता है कि अभी इनको अपने से प्रेशर ऑफ करने के लिए अच्छे रन्स बनाने। तो फिर इसका मतलब सवाल ये बनता है कि जहां नहीं, हमने सवाल नहीं बनता। जिम्बाब्वे, जब ये जिम्बाब्वे सीरीज में इसको कप्तान बनाया गया था, गाल में मुझे याद है, तो इधर ही बैठ के बात हुई थी, तो मैंने कहा यार ये वनडे और टेस्ट क्रिकेट का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बिल्कुल ये प्लेयर है आपका, इसने चैंपियंस ट्रॉफी में आपका बेस्ट बैटर था, अभी टेस्ट मैच में भी बहुत अच्छी बैटिंग की, फील्डर बहुत अच्छा है, लेकिन T20 में क्वेश्चन मार्क है, मसला है, वो उस किस्म का बैटर नहीं है T20 का, या उस किस्म का आपको प्लेयर, उसकी डिमांड नहीं है, मिडिल ऑर्डर में उस किस्म की प्लेयर की डिमांड नहीं है, तो वो क्वेश्चन मार्क तो है। क्वेश्चन मार्क बाजिद भाई ऐसे है कि अगर बाबर और रिजवान इकट्ठे नहीं साथ खेल सकते तो बाबर और सलमान कैसे खेल सकते हैं? बिल्कुल क्वेश्चन मार्क तो है। सलमान नहीं, उसको आइसोलेशन में भी आप देखें ना, एज ए प्लेयर आइसोलेशन में देखें ना उसको, उस तरह अगर आप कहते हैं कि यार मिडिल ऑर्डर में ये प्लेयर फिट होता है, तो वो नहीं होता। आप सेल्फलेस कप्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले तो बात जाती है डैरन सैमी पे। डैरन सैमी, लेकिन वो प्लेयर और किस्म का था, वो आपको आके 2-4 मतलब छिक्के मार के मैच जिता सकता था, वो मुश्किल ओवर खुद 1-2 कर लेता था, वो प्लेयर और किस्म का था। उसने वो हेड ऑफ द टाइम ऐसा था कि उसके पास वो जेन्युइन कीपर खिलाता था, लेकिन उसको 8 नंबर 9 नंबर पे उसको बैटिंग ही नहीं करवाता, लेकिन उसको पता था कि हमें जेन्युइन कीपर खिला। रामदीन खेलता था लेकिन उसको बैटिंग नहीं T20 में मिलती थी, खुद एज फ्लोटर खेलता था, कभी आ जाता था बैटिंग, लेकिन उसकी पावर गेम थी, वो प्योर बैटर नहीं था, वो ऐसे नहीं था कि उसको 4 नंबर पे आना है या 3 नंबर पे आना है। सलमान अली आगा ने यूनाइटेड में जो रन्स किए हैं सबसे ज़्यादा वो 3 नंबर पे किए हैं। तो मसला है कि अगर आप वो आउट ऑफ पोजीशन है और वो 3 नंबर पे उसकी नहीं बनती जगह, तो फिर उसकी 4, 5, 6 पे जगह बनाना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो ये प्रॉब्लम हल होने वाला नहीं है। और आपने जैसे हसन नवाज़ की हम बात कर रहे थे कि यार आप ठीक है आप वो करें, शायद आप तो छोड़ के चले गए थे एशिया कप में, हम ये बात कर रहे थे, मैंने पहले मैच में ही ये बात की थी कि मैडम सना को नहीं आपने कहा? वो तो जा सकती हैं, उनकी वो तो कहीं भी जा सकती हैं भाई, वो एक नाम वो एक नाम है, कप्तानों की कप्तान है, आप ऐसे ना करें। खैर भाई हमारे उस वक्त हंसी जा रहे हैं, मैं जुगत लगाना चाह रही हूँ बट मैं लेफ्ट कर देती हूँ। ठीक है उस वक्त ये बात हुई थी कि आप कह रहे बैटिंग ऑर्डर फ्लूइड है, लेकिन एक बैटर जिसने 4 नंबर पे रन्स किए और जो टीम में जगह बना रहा है, टीम में अभी रिसेंटली जगह बना रहा है, ऐसे नहीं है कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर है। बात सिर्फ ये हो रही थी कि ट्राई सीरीज उसमें इसका नंबर ना चेंज करो, बाकी जिस मर्जी का चेंज करो, ये तो आपका जनरेशनल टैलेंट आपने बोला था, इसका नंबर ना चेंज करो। तो उसको भी आपने नंबर चेंज करके ना वो खराब किया। 4 नंबर पे सबसे ज्यादा खतरे में पता है बाजिद भाई इस टीम में कौन हो, जिसकी तारीफ हो जाए। नंबर वन बॉलर होता है, अगले मैच में वही नहीं मिलता। यार वनडे का कप्तान आपने बिठा दिया यार, जनरेशनल टैलेंट कहते हैं उसका नंबर ही बदल देते हैं। फिर मोहम्मद हारिस को कहते हैं सेल्फलेस है, जिस नंबर में बैठ दो उसको टीम से ही उसको कहते हैं जी 17 की एवरेज है और ये डोमेस्टिक में भी इसकी बहुत एवरेज 17 खतरा की है, है, तो तारीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा खैर अब तारीफ कर देते हैं। जहाँ पे ड्यू है, जहाँ पे बाबर को जिम्मेदारी दी गई 141 के स्ट्राइक रेट पे 37वीं सेंचुरी अपने T20 इंटरनेशनल करियर की वो कर चुके हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो आपने मुझे ये बताया कि अभी हम ब्रेक से वापस आए, आपने कहा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, तो हमें कौन ज्वाइन कर रहा है? तो बाबर की बैटिंग देख रहे हैं या हमारी ऐसे गपशप सुन? बाजिद भाई आपके भी बहुत फैंस हैं, बहुत सारे फैंस हैं, लोग आपसे सुनते हैं और सीखते भी हैं। सो वेरी क्विकली टुवर्ड्स द एंड, जस्ट टू काइंड ऑफ एंड इट, लेट्स जस्ट स्पीक अबाउट सलमान मिर्जा एज वेल। मैंने आपसे पहले भी तज़किरा किया था, बांग्लादेश के खिलाफ उनको खिलाते हैं, फिर उसके बाद हम उनको बिठा देते हैं। मेरे ख्याल 20 मैचों में शायद उनको थोड़ी सी हमने गेम्स दिए, 6 मैचेस हमने उनको खिलाए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उनकी गालबन मेरे ख्याल 6 या 7 विकेटें थी। और ये जो मिक्स एंड मैच हम करते हैं, अब क्या हमें ये सोल्यूशन मिल गया है कि ठीक है अब सलमान मिर्जा हमारे पास एक ऑप्शन है, या फिर हम कहीं जा रहे होंगे तो हम ड्रॉप करके चले जाएंगे?
ये इस बात का तो जवाब मैं नहीं दे सकती, उनकी सिलेक्शन जिस तरह की रही है उसके ऊपर हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, पर इम्प्रेसिव ज़रूर नज़र आए हैं। जिस भी मैच में खेले इम्पैक्ट दिखाते हुए नज़र आए। आप देख लें एक ही मैच है जिसमें विकेट नहीं ली, और विकेट्स भी ये नए बॉल से लेते हैं, जो कि आप चाहेंगे कि आपका न्यू बॉल बॉलर वो काम करे। इकोनॉमी इनकी ज़्यादातर मैचेस में बहुत ही अच्छी रही है, बहुत इंप्रेसिव रही है। तो मुझे तो ओवरऑल एज अ बॉलर ये बड़े अच्छे नज़र आए हैं, क्योंकि एक तो प्रेशर सिचुएशन हो, हमने PSL में देखा बिल्कुल एंड पे जब नॉकआउट मैचेस होते हैं उस वक्त आए, आके परफॉर्म करना शुरू किया, और उसके बाद जब भी इनको मौका मिलता है बहुत अच्छी जो कंट्रोल है नए बॉल से वेरिएशन का, वो बहुत इंप्रेसिव नजर आया। Exactly. Well, that's wonderful. Thank you so much, Madam Sana, for being with us. Thank you so much, Mr. Bazin, for being with us. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, we hope and pray that Pakistan wins from here onwards. लगता तो ऐसे ही है कि हम साउथ अफ्रीका